हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। बेटा एक बार फिर से आ गए हम आपके लिए यूपी टीजीटी पीजीटी हिंदी साहित्य में आधुनिक काल में छायावादी युग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर। ये हमारी आधुनिक काल की छठी क्लास है बेटा। इससे पहले हम आपको हिंदी साहित्य का इतिहास, आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल की सभी शाखाएं पढ़ा चुके हैं। अब हम आधुनिक काल में हैं और ये हमने 50 की पीपीटी बनाई है क्योंकि कुछ बच्चों का मैसेज आ रहा था, बोल रहे थे मैडम आप जल्दी करा दीजिए, वीडियो बड़ी कर दीजिए। तो बेटा हमने ये 50 की पीपीटी बनाई है। हम आपको रामचंद्र शुक्ल का इतिहास भी पढ़ाने वाले हैं। आपके एग्जाम तक हम उम्मीद कर रहे हैं हम आपको लिटरेचर का संपूर्ण सिलेबस करा देंगे। चलिए बेटा वीडियो प्रारंभ करते हैं। ये कह रहे हैं प्रश्न संख्या 1। तात्पर्य यह है कि छायावाद जिस आकांक्षा का परिणाम है उसका लक्ष्य केवल अभिव्यंजना की रोचक प्रणाली का विकास था। छायावाद के संबंध में यह विचार किस विद्वान का है? ए डॉक्टर नगेंद्र का, बी शांति प्रिय द्विवेदी का, सी रामचंद्र शुक्ल का और डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बेटा सबसे पहले आप ये समझिए कि छायावाद का तात्पर्य क्या है। छायावाद का तात्पर्य है छायावाद जिस आकांक्षा से, यानी कि उस समय के लेखक जिस इच्छा के साथ उनका लक्ष्य केवल अभिव्यंजना की रोचक प्रणाली था। क्या था? आकांक्षा का परिणाम क्या था? छायावाद की जब उन्होंने इच्छा करी उसका परिणाम केवल इतना था कि उनके मन में जो भी विचार है, जिस उद्देश्य से है, वे उसे बड़े रोचक ढंग से समाज के सामने प्रस्तुत कर सके। अभिव्यंजना का अर्थ होता है बेटा अपने मन के भावों को अपनी कला और अनुभवों के हिसाब से समाज के सामने बड़ी रोचक ढंग से प्रस्तुत करना। ठीक है, ये किसने कहा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। सी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 2। छायावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस आलोचक ने किया था? 4 विकल्प हैं। ए मुकुटधर पांडे, बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी और डी नामवर सिंह। तो बेटा छायावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? मुकुटधर पांडे जी ने किया था। किसमें? एक शारदा पत्रिका थी, उसकी लेखमाला की भूमिका में इन्होंने छायावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। ठीक है बेटा, ए विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 3। छायावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग सबसे पहले किया था, किसने किया था? ए रामविलास शर्मा, बी मुकुटधर पांडे, सी नामवर सिंह और डी जयशंकर प्रसाद। तो सबसे पहले किसने किया था बेटा? मुकुटधर पांडे जी ने किया था। बी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 4। अब ये कह रहे हैं उद्धृत काव्य पंक्तियों में, इस क्वेश्चन में एरर है बेटा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं, कभी कभी पीपीटी बनाते वक्त गड़बड़ हो जाती है। प्रश्न संख्या 5। छायावाद अभिव्यंजनावाद का विलायती संस्करण है, यह किसका कथन है? ए महादेवी वर्मा का, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी का, सी भगवती चरण वर्मा का और डी रामचंद्र शुक्ल का। तो बेटा ये कह रहे हैं कि छायावाद अभिव्यंजनावाद का विलायती संस्करण है। अभिव्यंजनावाद जहां है समझ लेना कौन? रामचंद्र शुक्ल। डी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। छायावाद के लिए अभिव्यंजनावाद जहां है। प्रश्न संख्या 6। छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन है बेटा कि छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा है? ए जयशंकर प्रसाद ने, बी महादेवी वर्मा, सी नंद दुलारे वाजपेयी, डी डॉक्टर नगेंद्र। तो बेटा छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है डॉक्टर नगेंद्र ने। ठीक है, डी विकल्प बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 7। परमात्मा की छाया आत्मा में और आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने पर छायावाद की सृष्टि होती है, यह कथन किसका है? 4 विकल्प है। डॉक्टर नगेंद्र, बी रामविलास शर्मा, सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डी डॉक्टर रामकुमार वर्मा। तो बेटा परमात्मा की छाया आत्मा पर पड़ने से, जब परमात्मा की छाया हमारी आत्मा के ऊपर पड़ती है तो भी ज्ञान का प्रकाश हो जाता है, हमारे जीवन से अंधकार मिट जाता है। और जब हमारी आत्मा की जो दृष्टि है वो परमात्मा पर पड़ती है तब भी हमारे जीवन से अंधकार मिट जाता है। ये किसने कहा है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। डी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 8। ये कह रहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार छायावाद में प्राप्त होने वाली प्रतीक शैली पर किस साहित्य का प्रभाव है? 4 विकल्प है। अंग्रेजी का, बी फ्रांसीसी का, सी बंगला का और डी फारसी का। तो बेटा कह रहे हैं रामचंद्र शुक्ल के अनुसार छायावाद में प्राप्त होने वाली प्रतीक शैली पर फ्रांसीसी का प्रभाव है। बी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 9। छायावाद बड़ी सहृदयता के साथ प्रभाव साम्य पर ही विशेष लक्ष्य रखकर चलता है, छायावाद के संबंध में यह कथन किसका है? ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, सी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और डी शांति प्रिय द्विवेदी। अब ये क्या करें? छायावाद बड़ी सहृदयता के साथ प्रभाव साम्य पर ही विशेष लक्ष्य रखकर चलता है, छायावाद के संबंध में यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। ए विकल्प आपका बेटा बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 10। छायावादी युग का प्रवर्तक किसे कहा गया है? 4 विकल्प हैं। जयशंकर प्रसाद, बी सुमित्रा नंदन पंत, सी महादेवी वर्मा और डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो बेटा छायावादी युग का प्रवर्तक कहा गया है जयशंकर प्रसाद को। जयशंकर प्रसाद
को छायावाद का समय कब से कब तक था बेटा? 1918 से 1936 तक के समय को छायावाद का समय माना गया है। और उसी समय में 1918 में छायावाद जयशंकर प्रसाद की एक रचना आई थी जिसका नाम था झरना। ठीक है। प्रश्न संख्या 11, छायावाद की पहली रचना मानी जाती है? ए पल्लव, बी लहर, सी कामायनी और डी झरना। तो बेटा छायावाद की पहली रचना मानी जाती है झरना, जिसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद। प्रश्न संख्या 12, अब ये क्या करें? कलाधर उपनाम से कविता लिखते हैं। ए भगवती चरण वर्मा, बी जयशंकर प्रसाद, सी मैथिली शरण गुप्त, डी माखनलाल चतुर्वेदी। तो बेटा कलाधर उपनाम से कविता लिखते हैं जयशंकर प्रसाद। बी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 13, इन कवियों को आरोही काल क्रम में व्यवस्थित करें। ए पंत प्रसाद निराला महादेवी, बी प्रसाद निराला पंत महादेवी, सी निराला प्रसाद पंत महादेवी और डी महादेवी पंत निराला प्रसाद। तो देखिए बेटा आरोही क्रम में आएगा बी। सबसे पहले आए थे जयशंकर प्रसाद, फिर निराला सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, फिर पंत सुमित्रा नंदन पंत, फिर महादेवी वर्मा। ठीक है बेटा, बी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 14, आधुनिक काल की किस काव्य धारा में रहस्यवाद की भावना पाई जाती है? ए द्विवेदी युग में, बी छायावाद, सी प्रगतिवाद और डी प्रयोगवाद। तो बेटा आधुनिक युग की किस काव्य धारा में रहस्यवाद की भावना पाई जाती है? छायावाद में। छायावाद में जो रहस्यवाद पाया जाता है उसका अर्थ है कि प्रकृति का मानव के बीच जो संबंध है उसे इन्होंने रहस्यवाद कहा है। ठीक है। प्रश्न संख्या 15, छायावाद की निम्नलिखित विशेषताएं हो सकती हैं। ए विशेषण विशेष विपर्य, बी स्वच्छंद भावावेश, सी मूर्ति विधान और डी इतिवृत्तात्मकता। तो देखिए बेटा इनमें से कौन सा विकल्प सही है? विशेषण विशेष से संबंध हो सकता है, स्वच्छंद भावावेश भी है और मूर्ति विधान भी है। इतिवृत्तात्मकता नहीं है क्योंकि ये किसकी है? ये बेटा द्विवेदी युग की विशेषता है। तो 1 2 3 1 2 3 ए विकल्प हमारा बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 16, अब ये क्या करें? निम्नलिखित में से एक छायावाद की प्रवृत्ति नहीं है, वह है ए अमूर्त एवं अशरीर सौंदर्य चित्रण, बी प्रकृति का चित्रण, सी मानव प्रेम, शिशु प्रेम एवं अज्ञात के प्रति व्यक्ति उदात्त प्रेम वर्णन और सी डी इतिवृत्तात्मकता। तो जो छायावाद की विशेषता नहीं है वो है बेटा इतिवृत्तात्मकता। अमूर्त और अशरीर प्रेम सौंदर्य चित्रण है, प्रकृति का चित्रण भी है, मानव प्रेम भी है, शिशु प्रेम भी है, अज्ञात के प्रति व्यक्ति उदात्त प्रेम वर्णन भी है। इतिवृत्तात्मकता किसमें है बेटा? द्विवेदी युग में। तो डी विकल्प आपका बिल्कुल सही है, आंसर हो जाएगा आपका डी। प्रश्न संख्या 17, चित्रात्मक भाषा व लाक्षणिक पदावली किस युग की कविता की विशेषता है? ए छायावाद, बी प्रगतिवाद, सी प्रयोगवाद और डी इनमें से कोई नहीं। तो बेटा चित्रात्मक भाषा और लाक्षणिक पदावली छायावाद की विशेषता है। ए विकल्प बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 18, छायावाद में वक्रता का वैभव मिलता है, प्रसाद के काव्य में निम्न में से किसका उत्कर्ष मिलता है? 4 विकल्प है। ए विदग्धता, बी अभिव्यंजना, सी चारुता और डी चमत्कार। तो बेटा छायावाद में वक्रता का वैभव मिलता है, प्रसाद के काव्य में अभिव्यंजना का। ठीक है, बी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 18, छायावाद में वक्रता का वैभव मिलता है, प्रसाद के काव्य में निम्नलिखित में से किसका उत्कर्ष मिलता है? तो बेटा अभिव्यंजना का उत्कर्ष मिलता है। ठीक है, बी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 19, आधुनिक काल के तीसरे उत्थान की प्रमुख साहित्य प्रवृत्तियां हैं। ए प्रगतिवाद, बी प्रयोगवाद, सी हलालावाद और डी छायावाद। तो बेटा आधुनिक काल के तीसरे उत्थान की प्रमुख साहित्य प्रवृत्ति कौन सी है? छायावाद। पहला वाद कौन सा था? भारतेंदु युग, दूसरा द्विवेदी युग, तीसरा छायावाद। ठीक है बेटा, डी विकल्प आपका बिल्कुल सही। प्रश्न संख्या 20, कौन सा कवि छायावादी नहीं है? ए निराला, बी पंत, सी प्रसाद और डी जायसी। निराला सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ये छायावाद के हैं, पंत सुमित्रा नंदन पंत ये भी छायावाद के हैं, प्रसाद जयशंकर प्रसाद ये भी छायावाद के हैं। जायसी नहीं है बेटा, जायसी किसके है? भक्ति काल की, भक्ति काल के कवि है जायसी। ठीक है, डी विकल्प बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 21, इसमें छायावादी कवि कौन नहीं है? 4 विकल्प है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बी सुमित्रा नंदन पंत, सी जयशंकर प्रसाद और डी शिव मंगल सिंह सुमन। तो बेटा इसमें जो छायावादी कवि नहीं है वो है शिव मंगल सिंह सुमन। डी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 22, बीतिरी विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। इसमें से कौन उपयुक्त पंक्तियों के रचयिता है? ए मैथिली शरण गुप्त, बी जयशंकर प्रसाद, सी श्रीधर पाठक और डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बीतिरी विभावरी बेटा किसकी पंक्तियां? जयशंकर प्रसाद की बहुत फेमस पंक्तियां, याद कर लेगा। बीतिरी विभावरी जागरी, विभावरी मतलब रात खत्म हो चुकी है, अब तुम जाग जाओ।
जयशंकर प्रसाद की कामायनी की भाषा है? ए सधुक कड़ी, बी अवधि, सी ब्रज और डी खड़ी बोली। जयशंकर प्रसाद छायावादी युग के कवि थे। कामायनी छायावादी युग का काव्य है, रचना है, तो इसकी भाषा कौन सी बेटा? खड़ी बोली। डी विकल्प बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 24, जयशंकर प्रसाद की कामायनी की भाषा है? ए सधुक कड़ी, बी अवधि, सी ब्रज भाषा और डी खड़ी बोली। तो कौन सी बेटा? खड़ी बोली। डी विकल्प बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 25, श्रद्धा नामक पात्र किस महाकाव्य में? ए कामायनी में, बी साकेत में, सी प्रियवास में और डी गोदान में। तो बेटा ये कामायनी में, ठीक है, ए विकल्प बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 26, कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं? ए 8, बी 10, सी 12 और डी 15। तो बेटा कामायनी में कुल 15 सर्ग है, ठीक है, डी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 27, कामायनी का 9वां सर्ग कौन सा है? ए कर्म, बी ईर्षा, सी इड़ा और डी स्वप्न। तो बेटा कामायनी का 9वां सर्ग है इड़ा, सी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 28, ये कह रहे हैं कामायनी के निम्न सर्गों का सही अनुक्रम क्या है? ए ईर्षा, इड़ा, स्वप्न, कर्म, बी कर्म, ईर्षा, इड़ा, स्वप्न, सी इड़ा, कर्म, स्वप्न, ईर्षा और डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ये उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बेटा कामायनी के जो सर्गों का सही अनुक्रम है वो है कर्म, ईर्षा, इड़ा, स्वप्न, बी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। अब इसके कौन कौन से 9 सर्ग हैं? 15 सर्ग हैं, सॉरी, हम देख लेते हैं। कामायनी में 15 सर्ग है ना, तो बेटा सबसे पहले सर्ग है इसका चिंता, दूसरा है आशा, तीसरा है श्रद्धा, चौथा है बेटा हमारा काम, पांचवा है वासना, छठा है लज्जा, सातवां है बेटा हमारा कर्म, आठवां है ईर्ष्या, नौवां है इड़ा, 10वां है स्वप्न, 11वां है संघर्ष, ठीक है, 12वां है हमारा निर्वेद, ठीक है, 13वां है हमारा दर्शन, 14वां है हमारा रहस्य और 15वां है हमारा आनंद। ठीक है, ये देखिए वो क्रम पूछ रहे हैं, तो कर्म, ईर्षा, इड़ा, स्वप्न देख लीजिए, कर्म, ईर्षा, इड़ा और स्वप्न, ठीक है बेटा, ये अनुक्रम ठीक है, बी विकल्प आपका बिल्कुल सही। आप नोट्स बना रहे तो इन्हें नोट कर लीजिए, इसमें से 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं। प्रश्न संख्या 29, असत्य कथन को चिन्हित कीजिए। ए श्रद्धा कामायनी का 3रा सर्ग है, बी राम की शक्ति पूजा राम कथा के संबंधित रचना है, सी कुकुरमुत्ता में छायावादी शब्दावली का निषेध है, डी अंधेरे में कविता चांद का मुंह टेढ़ा में संकलित नहीं है। तो बेटा देखिए श्रद्धा कामायनी का 3रा सर्ग है, बिल्कुल सही है, राम की शक्ति पूजा राम से संबंधित रचना है, बिल्कुल सही है, कुकुरमुत्ता में छायावादी शब्दावली का निषेध है, ये भी सही है। अब डी असत्य है बेटा, क्योंकि अंधेरे में कविता चांद का मुंह टेढ़ा में संकलित नहीं है बेटा, ये संकलित है, और ये किसकी है? ये मुक्तिबोध जी की कविता, मुक्तिबोध जी की लंबी कविता है ये, ठीक है। प्रश्न संख्या 30, ये कह रहे हैं कामायनी के प्रमुख पात्र है, ए राम, बी कृष्ण, सी रतन सेन और डी मनु। तो बेटा कामायनी के प्रमुख पात्र कौन है? मनु, ठीक है, डी विकल्प बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 31, कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा है? ए डॉक्टर नगेंद्र, बी मुक्तिबोध, सी डॉक्टर इंद्रनाथ मदान ने और डी शांतिप्रिय द्विवेदी ने। तो बेटा कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा है? शांतिप्रिय द्विवेदी ने, डी विकल्प बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 32, प्रस्तुत काव्य पंक्ति के रचयिता का नाम चिन्हित कीजिए। ए कितने हृदय के मधुर मिलन क्रंदन करते वन विरोह कोक में पंत, बी अज्ञे, सी प्रसाद और डी मतीराम। तो बेटा ये कितने हृदय के मधुर मिलन क्रंदन करते वन विरोह कोक किसकी है? जयशंकर प्रसाद जी की, सी विकल्प बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 33 जयशंकर प्रसाद की किस रचना में सर्वप्रथम छायावादी प्रवृत्तियों की झलक मिलती है? ए कामायनी, बी आंसू, सी झरना और डी लहर। तो बेटा जयशंकर प्रसाद की किस रचना में सर्वप्रथम छायावाद की झलक मिलती है? तो बेटा वो मिलती है झरना में, ठीक है, सी विकल्प बिल्कुल सही है। झरना का प्रकाशन कब हुआ था? 1918 में। प्रश्न संख्या 34, निम्नलिखित में से छायावादी कवि नहीं है? ए मैथिली शरण गुप्त, बी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सी जयशंकर प्रसाद और डी सुमित्रा नंदन पंत। तो बेटा मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग के कवि है, बाकी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद और सुमित्रा नंदन पंत छायावादी युग के कवि है। प्रश्न संख्या 35, अब ये क्या कर रहे हैं?
छायावाद को राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति किसने कहा है? ए डॉक्टर नगेंद्र, बी नामवर सिंह, सी राम स्वरूप चतुर्वेदी और डी नंद दुलारे वाजपेयी। तो ये कह रहे हैं छायावाद को राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति किसने कहा है? तो ये कहा है बेटा नामवर सिंह ने। काव्यात्मक अभिव्यक्ति से आप हिसाब लगा लेना किसने कहा है, नामवर सिंह ने। बी विकल्प बिल्कुल सही है। किसी भी कोटेशन में कोई एक शब्द देख लीजिए और उसे रिलेट करके लेखक के साथ याद रखने की कोशिश कीजिए बेटा। जैसे मैंने कहा था कि अभिव्यंजना आए तो रामचंद्र शुक्ल है, अब ये काव्यात्मक अभिव्यक्ति आए तो कौन है, नामवर सिंह है। आत्मा और परमात्मा आए तो कौन है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा। प्रश्न संख्या 36, कामायनी में श्रद्धा किसका प्रतीक है? ए तन का, बी मन का, सी हृदय का और डी बुद्धि का। तो बेटा कामायनी में श्रद्धा हृदय का प्रतीक है, सी विकल्प बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 37, कामायनी को श्रद्धा डैश का प्रतीक है? ए बुद्धि का, बी मन का, सी हृदय का और डी आनंद का। तो बेटा हृदय का प्रतीक है, सी विकल्प बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 38, जयशंकर प्रसाद की किस कृति को पहले ब्रजभाषा में तथा बाद में खड़ी बोली में रूपांतरित कर दिया गया? ए प्रेम पथिक, बी कानन कुसुम, सी झरना और डी आंसू। तो बेटा जयशंकर प्रसाद की प्रेम पथिक को ब्रजभाषा के बाद खड़ी बोली में रूपांतरित कर दिया गया था, ए विकल्प बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 39, निम्न में से कौन सी कृति जयशंकर प्रसाद की नहीं है? ए कानन कुसुम, बी दीप शिखा, सी झरना और डी कामायनी। तो बेटा निम्न में से कौन सी कृति जयशंकर प्रसाद की नहीं है? ये नहीं है, कौन सी नहीं है, दीप शिखा। दीप शिखा किसकी है बेटा, महादेवी वर्मा की। ठीक है बेटा। प्रश्न संख्या 40, सन 1918 में प्रकाशित जयशंकर प्रसाद के काव्य संकलन झरना में कितनी कविताएं संकलित थी? ए 22, बी 18, सी 24 और डी 33। तो बेटा 24 कविताएं संकलित थी, सी विकल्प बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 41, आंसू है? ए मुक्तक काव्य संकलन, बी अतुकांत काव्य, सी प्रबंध काव्य, डी इसमें से कोई नहीं। तो बेटा आंसू क्या है, आंसू इनमें से कोई नहीं है क्योंकि एक विरह काव्य है। प्रश्न संख्या 42, निम्न में से प्रसाद जी द्वारा रचित विरह काव्य कौन सा है? ए लहर, बी झरना, सी आंसू और डी चित्रधार। तो बेटा प्रसाद जी द्वारा रचित विरह काव्य है आंसू, सी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 43, जयशंकर प्रसाद की कृति किस विकल्प में है? ए नीरजा, संध्या गीत, स्मृति की रेखाएं पद के साथी, बी झरना, लहर, ध्रुव स्वामिनी, स्कंदगुप्त, सी परिमल, गीतिका, प्रबंध, पद, तुलसीदास और डी पल्लव, गुंजन, युगवाणी और ग्राम्य। तो बेटा जयशंकर प्रसाद की कृतियां हैं बी में, झरना, लहर, ध्रुव स्वामिनी, स्कंदगुप्त। नीरजा, संध्या गीत, स्मृति की रेखाएं पद के साथी किसकी है? महादेवी वर्मा की। परिमल, गीतिका, प्रबंध, पद और तुलसी किसकी है? निराला जी की। ये है किसकी है? महादेवी की, महादेवी। ये किसकी है? जयशंकर, जय शंकर जी की। ये किसकी है? ये निराला की, निराला। और पल्लव, गुंजन, युगवाणी और ग्राम्य किसके? पंत जी की, सुमित्रा नंदन पंत जी की। ठीक है। प्रश्न संख्या 44, ये कह रहे हैं दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात, यह पंक्तियां छायावाद की किस काव्य रचना से है? ए कामायनी, बी आंसू, सी राम की शक्ति पूजा और डी झरना। तो बेटा ये कामायनी से है। ठीक है, ए विकल्प आपका बिल्कुल सही है। कामायनी किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की, जयशंकर प्रसाद। प्रश्न संख्या 45, निम्न में से किस कृति के लेखक जयशंकर प्रसाद नहीं है? ए कानन कुसुम, बी ध्रुव स्वामिनी, सी चारु चंद्रलेख और डी तितली। तो बेटा जयशंकर प्रसाद कानन कुसुम के हैं, ध्रुव स्वामिनी के भी है, तितली के भी है। चारु चंद्रलेख के रचना के लेखक जयशंकर प्रसाद नहीं है। कौन है इसके? हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद जी। ठीक है। प्रश्न संख्या 46, निम्न में से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है? ए यामा, बी दीप शिखा, सी आंगन के पार द्वार और डी नीरजा। तो बेटा महादेवी वर्मा की रचना कौन सी नहीं है? आंगन के पार द्वार। ये किसकी है? अज्ञे की है। ये आंगन के पार द्वार और बंजारा मन। ठीक है, ये दोनों अज्ञे की रचना है। प्रश्न संख्या 47, निहार, रश्मि, नीरजा के काव्य संग्रह किसके हैं? सुमित्रा नंदन पंत, बी निराला, सी मुक्ति बोध और डी महादेवी वर्मा। तो बेटा निहार, रश्मि और नीरजा काव्य संग्रह महादेवी वर्मा के हैं, डी विकल्प बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 48, निम्न में से कौन सा काव्य संग्रह महादेवी वर्मा का नहीं है? ए निहार, बी रश्मि, सी नीरजा और डी पल्लव। तो बेटा जो महादेवी वर्मा का नहीं है वो है पल्लव। ठीक है, डी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 49, निहार की रचना किसने की थी? ए महादेवी वर्मा ने, बी अज्ञे ने, सी दिनकर ने और डी पंत ने। तो बेटा निहार की रचना किसने की थी? महादेवी वर्मा ने। ए विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 50, निहार की रचना किसने की थी? ए महादेवी वर्मा,
वियज्ञ सी दिनकर और डी पंत। तो बेटा निहार की रचना किसने की थी? महादेवी वर्मा। ठीक है, हम उम्मीद करें आप हमारी मेहनत को भी भाप रहे होंगे जैसे हम आपकी मेहनत का अंदाजा लगा रहे हैं। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।